नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हम सेकंड जो फर्स्ट यूनिट थी अपनी वो फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट के बाद अपने पास कौन सी यूनिट आएगी, नंबर यूनिट 4 चालू करेंगे। आज यूनिट नंबर 4। ठीक, यूनिट 4 का बेटा जो नाम है अपने पास वो है गणितीय भौतिकी के गुणधर्म। गणितीय भौतिकी के गुणधर्म, ये हम चालू करेंगे। गणितीय भौतिकी के गुणधर्म। बेटा देखो, जो गणितीय भौतिकी होती है उसके गुणधर्म क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। बेटा इस दो यूनिट में हम अगर बात करते हैं, इस यूनिट में हमारे पास आंशिक अवकल समीकरणों का उपयोग किया जाता है। आंशिक अवकल समीकरण, मतलब हम आंशिक अवकल समीकरणों को इसमें क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं और इन आंशिक अवकल समीकरणों की सहायता से गुणधर्म पढ़े जाते हैं। बेटा जो मुख्यतः इसमें आंशिक अवकल समीकरण काम में आते हैं वो 6 अवकल समीकरण काम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 6 अवकल समीकरणों को जानेंगे कि 6 अवकल समीकरण कौन कौन से होते हैं। तो जो अपना पहला अवकल समीकरण काम आता है इस यूनिट में वो अपने पास होता है लाप्लास समीकरण। पहला समीकरण कौन सा होता है, लाप्लास समीकरण। बेटा लाप्लास समीकरण देखो होता क्या है, ये होता है डेल स्क्वायर साई बराबर 0। ये होता है लाप्लास समीकरण, ये इस यूनिट में हम काम में लेंगे। इसके अलावा जो दूसरा समीकरण अपने पास है वो है पावासो समीकरण। नंबर 2 पे कौन सा समीकरण अपने पास, पावासो समीकरण। और बेटा पावासो समीकरण देखो होता क्या है, ये होता है डेल स्क्वायर साई बराबर रो अपॉन में एप्सिलॉन 0। ये पावासो समीकरण हो गया। 2 समीकरण। अब देखो तीसरे समीकरण की बात करते हैं। इस यूनिट में जो तीसरा समीकरण अपने यूज में आएगा वो होता है हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। बेटा हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण जो होता है वो हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या होता है अपने पास, वो होता है डेल स्क्वायर साई प्लस माइनस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ये होता है हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण। तो इस यूनिट में एक तो हम लेंगे लाप्लास समीकरण काम में, दूसरा पावासो, तीसरा हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण काम में लेंगे। इसके अलावा बेटा 3 समीकरण और हमारे इसमें काम आते हैं। देखो 3 समीकरण होते क्या है, नंबर 4 जो अपने पास समीकरण इसमें काम में आता है वो होता है तरंग समीकरण। बेटा तरंग समीकरण हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और फर्स्ट में कहाँ पे पढ़ा था, ऑप्टिक्स में जो 4th यूनिट थी तरंग यूनिट उसमें पढ़ा था। तरंग समीकरण होता क्या है, ये अपने पास होता है डेल स्क्वायर साई बराबर 1 अपॉन में वी स्क्वायर डेल 2 साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर। ये होता है तरंग समीकरण। इसके बाद नंबर 5 जो समीकरण अपने पास होता है, 5वां समीकरण आता है विसरण समीकरण या ऊष्मा प्रवाह समीकरण। विसरण या ऊष्मा प्रवाह समीकरण, ये होता है बेटा हमारा 5वां समीकरण, विसरण या ऊष्मा प्रवाह का समीकरण। और देखो ये समीकरण होता क्या है, तो ये होता है डेल स्क्वायर साई बराबर 1 अपॉन में एच स्क्वायर डेल 2 साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर। ये होता है विसरण प्रवाह या ऊष्मा प्रवाह समीकरण। ठीक है, और छठा जो समीकरण होता है बेटा वो होता है श्रोडिंगर समीकरण। और जो श्रोडिंगर समीकरण अपने पास है वो हम पढ़ेंगे फाइनल ईयर में जाएंगे जब, और क्वांटम में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारा श्रोडिंगर समीकरण काम में आता है वो कौन सा होता है, तो बेटा वो होता है काल निर्भर, मतलब काल आश्रित। निर्भर का मतलब होगा काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण। और बेटा काल आश्रित जो श्रोडिंगर समीकरण होता है वो होता क्या है, वो होता है माइनस एच स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई प्लस में वी साई इक्वल्स टू आता है बेटा आयोटा एच डेल 2 साई अपॉन में डेल टी स्क्वायर, या डेल साई अपॉन में डेल टी। ये होता है बेटा जो अपने पास समीकरण होता है
ये काल निर्भर श्रोडिंगर समीकरण होता है। इन 6 समीकरणों का उपयोग करेंगे हम इस यूनिट में कि इन 6 समीकरणों में देखो मेन तो ये है लाप्लास समीकरण अपना उपयोग में आएगा, तरंग भी आएगा, विसरण भी। इन 6 समीकरणों की सहायता से हम इस यूनिट को पढ़ेंगे। बेटा इस यूनिट का जो अपना पहला टॉपिक है वो लाप्लास समीकरण का टॉपिक है। और देखो लाप्लास समीकरण में होगा क्या, तो जो अपना पहली हेडिंग है इस यूनिट की वो है चरों के पृथक्करण विधि द्वारा, चरों की पृथक्करण विधि द्वारा, चरों की पृथक्करण विधि द्वारा कार्तीय निर्देशांक में, कार्तीय निर्देशांक में लाप्लास समीकरण का हल ज्ञात करना। ठीक, मतलब उपयोग किसका आएगा, लाप्लास समीकरण का आएगा। लाप्लास समीकरण की सहायता से हम क्या करेंगे, चरों का जो पृथक्करण विधि होती है चरों की, उसके द्वारा कार्तीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का हल निकालेंगे। बेटा पहले हम कार्तीय निर्देशांक में भी हल निकालेंगे, इसके अलावा गोलीय निर्देशांक में भी हल निकालेंगे, गोलीय निर्देशांक रूप में या गोलीय निर्देश तंत्र के रूप में। तो हम बात करते हैं, देखो लाप्लास समीकरण का हल निकालना है तो क्या मानेंगे, लाप्लास समीकरण से क्या होता है, लाप्लास समीकरण से अपने पास ये होता है बेटा डेल 2 साई बराबर 0। ठीक, यहां जो साई है वो तरंग फलन होता है, साई यहां पर क्या है, एक तरंग फलन है। अब आगे देखो बेटा, हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है कि डेल स्क्वायर जो होता है इसका मान किसके बराबर होता है, ये होता है डेल डॉट डेल, मतलब दोनों का अदिश गुणनफल। और इसको सोल्व करते हैं तो मान क्या आता है, डेल 2 अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल 2 अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल 2 अपॉन में डेल जेड स्क्वायर। ये होता है बेटा डेल ग्रेड स्क्वायर का मान बोल दो या डेल स्क्वायर का मान बोल दो। यहाँ से मान रखोगे तो क्या आएगा अपने पास, ये आ गया डेल 2 साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल 2 साई अपॉन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल 2 साई अपॉन में डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। मतलब हमने इसका मान एक्स एक्स के रूप में निकाल दिया, वाई के रूप में निकाल दिया और जेड के रूप में निकाल दिया। हर रूप में हमने इसका क्या निकाल दिया बेटा, मान निकाल दिया। अब आगे देखो हमें इसके बाद करना क्या है बेटा, तो हम चरों की पृथक्करण विधि यहां पर लगाएंगे कि चरों की पृथक्करण विधि से होता क्या है। तो बेटा समीकरण माना इसको दे दो, समीकरण नंबर 1 दे दो, और समीकरण 1 का चरों की पृथक्करण विधि से हल करना है बेटा। में हल करने के लिए माना अपने पास फलन है, ये फलन कौन सा है, तरंग फलन फाई एक्स वाई जेड के रूप में एक फलन है। इस फलन के जो निर्देशांक है वो कौन कौन से हैं, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये फलन था। और इस फलन के निर्देशांक अपने पास थे एक्स वाई और जेड, 3 अपने पास निर्देशांक हो गए। इन निर्देशांकों को हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग फलनों के जो हमारे पास निर्देशांक है इनको अलग अलग फलनों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं बेटा, कि प्रत्येक फलन को हम दूसरे फलन मतलब प्रत्येक निर्देशांक को हम दूसरे फलन के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो गुणनफल के रूप में हम कैसे लिखेंगे, तो अपने पास जो मान था भाई ये अपने पास तरंग फलन हो गया फाई, इसको क्या लिखते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, क्यों, क्योंकि भाई इसका मान है, फलन का 3 निर्देशांक है इसके। इसको अलग अलग रूप में कैसे लिखोगे बेटा, ये आ गया एक्स अक्ष का फलन एक्स डॉट, वाई अक्ष के लिए आ गया वाई डॉट, जेड अक्ष के लिए क्या आ गया जेड, या क्या लिखेंगे बेटा एक्स वाई जेड, हो गया। तो अब आगे हमें इसके बाद करना क्या है बेटा, ये जो हमारा मान है, ये जो मान है एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड, ये मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में,
देखो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर आएगा कि अपने पास इस मान को बेटा हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो बेटा देखो समीकरण 1 में फाई की जगह साई की जगह साई का मान रखना है। समीकरण 1 में अपने पास क्या था, देखो समीकरण 1 अपने पास थी डेल 2 साई अपोन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में डेल 2 साई अपोन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में डेल 2 साई अपोन में डेल जेड स्क्वायर बराबर कितना था, 0। ये थी अपने पास समीकरण नंबर 1। इसमें साई की जगह पर साई का मान रख दो। तो बेटा देखो जब साई की जगह पर साई का मान रखेंगे क्या आएगा, ये अपने पास हो गया डेल 2 अपोन में डेल एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस में क्या आएगा डेल 2 अपोन में डेल वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड प्लस में क्या आएगा डेल 2 अपोन में डेल जेड स्क्वायर क्या आएगा एक्स वाई जेड बराबर हो गया किसके, 0 के। बेटा x के सापेक्ष तो y और z आगे बाहर क्या बचेगा डेल 2x अपोन में डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y के सापेक्ष तो x और z आगे बाहर क्या बचा डेल 2 y अपोन में डेल y स्क्वायर। यहाँ पर देखो z के सापेक्ष मतलब x और y आगे बाहर क्या बचा डेल 2 z अपोन में डेल z का स्क्वायर बराबर 0। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। बेटा जो समीकरण 2 अपने पास है, ये समीकरण 2 में देखो प्रथम पद है इस ये केवल x का है। अब आगे और करते हैं, देखो आगे इसको करने के बाद 2 के लिए क्या करते हैं, इसको समीकरण 2 में x y z का भाग दे दो। किसका भाग देना है बेटा, x y z का। 2 क्या आएगा वाई जेड अपोन में एक्स वाई जेड डेल 2x अपोन में डेल एक्स स्क्वायर। आगे क्या आएगा प्लस में एक्स जेड अपोन में एक्स वाई जेड डेल 2y अपोन में डेल वाई स्क्वायर प्लस में क्या है एक्स वाई अपोन में एक्स वाई जेड डेल 2z अपोन में डेल जेड स्क्वायर बराबर। बेटा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, वाई जेड से वाई जेड, क्या बचा 1 अपोन में एक्स डेल 2x अपोन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में y डेल 2y अपोन में डेल y स्क्वायर प्लस में 1 अपोन में z डेल 2z अपोन में डेल z स्क्वायर बराबर हो गया 0। ठीक है, ये अपने पास एक समीकरण आ गया। इस समीकरण को दे दो बेटा समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस समीकरण 3 में देखो इसका जो पहला पद है, प्रथम पद है वो केवल x का पद है। दूसरा जो पद है बेटा वो केवल किसका पद है, y का पद है। और तीसरा जो पद है बेटा इसका वो किसका पद है, z का पद है। देख लो पहले पद में केवल x का फलन है, दूसरे पद में केवल y का फलन है और तीसरे पद में केवल किसका फलन है, z का फलन है। अतः बेटा ये जो तीनों फलन है पहला दूसरा और तीसरा ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि एक तो x का फलन आया, दूसरा y का आया और तीसरा किसका आया, z का। अतः हम क्या करेंगे, इन तीनों फलनों को अलग अलग रूप से किसी नियतांक के बराबर मानेंगे, क्योंकि आपस में तो निर्भर करेंगे नहीं है। तो हम जो नियतांक यहाँ पर मानते हैं, माना बेटा 1 अपोन में x डेल 2x अपोन में डेल एक्स स्क्वायर बराबर, इसको माना -k1 स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर मान लिया इसको, -k1 स्क्वायर के बराबर। अगला जो पद आएगा वो क्या है, 1 अपोन में y डेल 2y अपोन में डेल y स्क्वायर, इसको मान लो -k2 स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर मान लिया इसको, -k2 स्क्वायर के बराबर। अब तीसरा अपने पास कौन सा पद आएगा, तीसरा अपने पास आया 1 अपोन में z, तो इसको क्या मानो डेल 2y अपोन में ना डेल 2z अपोन में डेल z स्क्वायर, इसको मान लो बेटा k3 स्क्वायर के बराबर। ये हमने 3 मान लिए, -k1 स्क्वायर के बराबर, -k2 स्क्वायर के बराबर और -k3 स्क्वायर के बराबर। मतलब समीकरण नंबर दे दो 4, 5 और ये हो गया समीकरण नंबर कितना, 6 मान लिया। अब देखो हमें करना क्या है, अपने पास जो मान है बेटा उस मान को रखते हैं। हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से समीकरण है अपने पास, समीकरण 4, 5 व 6 से
3 में मान रख दो, 3 में मान रखने पर बेटा रखो 3 में मान। जो 3 में मान रखोगे आपके पास क्या आएगा जब रखेंगे, जब अपने पास आ गया देखो 1 में इस वाले की जगह क्या रखना है, इस वाले पद की जगह, तो ये आएगा माइनस k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर प्लस k3 का स्क्वायर बराबर किसके हो गया, 0 के। ठीक है, यहां से मान क्या आ गया अपने पास, ये आ गया k3 का स्क्वायर बराबर k1 का स्क्वायर प्लस k2 का स्क्वायर। ठीक, अब आ जाओ बेटा पुनः अपने पास कौन सी समीकरण है, पुनः समीकरण 4 पर क्या है अपने पास 1/x बराबर क्या आएगा, 1/x डेल 2x अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस k1 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 1/x या डेल 2x अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर बराबर माइनस k1 स्क्वायर x मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। अब यहां से मान क्या आएगा, डेल 2x अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस में k1 स्क्वायर x बराबर 0। इसको दे दो समीकरण नंबर कितना, 7। ठीक है, इस समीकरण को देखकर देखो ये जो समीकरण 7 है बेटा ये द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण। कौन सी है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण। और द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण का जो हल होता है, यहाँ पर इसका हल माना अपने पास क्या है, x बराबर, जो इस समीकरण का हम हल मान रहे हैं वो हल अपने पास क्या आएगा, x बराबर माना क्या आएगा, a साइन k1x प्लस में b कोस k1x। समीकरण नंबर 8। ये हमारी जो समीकरण नंबर 4 थी उसका हमने सोल्व करने के बाद क्या निकाल दिया, हल निकाल दिया, जो द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण थी। अगली जो समीकरण अपने पास है समीकरण नंबर कौन सी है, 5। तो समीकरण 5 से देखो बेटा मान अपने पास क्या आएगा, समीकरण जो 5 है वो है 1/y डेल 2y अपॉन में डेल y स्क्वायर बराबर माइनस k2 स्क्वायर। यानी कि ये आ गया डेल 2y अपॉन में डेल y स्क्वायर बराबर माइनस k2 स्क्वायर कैपिटल Y। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये मान अपने पास क्या आएगा बेटा, ये जो मान आया ये आया डेल 2y अपॉन में डेल y स्क्वायर प्लस में k2 स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। समीकरण नंबर 9। ये भी बेटा क्या है, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण। और माना इसका जो हल होगा वो क्या होगा, इसका हल होगा अपने पास y बराबर c साइन k2y हो गया। क्यों बेटा, पहला वाला पद k1 का था और ये पद किसका है, k2 का। तो c साइन k2y प्लस में d कोस k2y। समीकरण नंबर 10। ये आ गया बेटा इसका हल। इसी प्रकार से हम कौन सा समीकरण यूज में लेंगे, तो अगला जो समीकरण अपना यूज में आएगा वो होगा समीकरण नंबर 6। और बेटा समीकरण जो 6 अपने पास है, समीकरण 6 से अपने पास मान क्या आएगा, तो वो मान है 1/z डेल 2z अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर बराबर ना डेल जेड स्क्वायर स्मॉल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास, जो मान आएगा बेटा यहाँ से वो मान आ गया k3 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करोगे तो मान क्या आएगा, डेल 2z अपॉन में डेल जेड स्क्वायर बराबर k3 स्क्वायर कैपिटल जेड। यानी कि आ गया डेल 2 कैपिटल जेड अपॉन में डेल स्मॉल जेड का स्क्वायर माइनस में k3 स्क्वायर जेड बराबर क्या हो गया, 0। बेटा ये भी क्या है, द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है। और इस द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण का जो हल होगा अपने पास वो क्या आएगा, वो आ जाएगा z बराबर d तक हमने ले लिया था तो क्या आएगा e साइन h k3z। बेटा साइन h क्यों आया, क्योंकि पिछले जो मान थे अपने पास उन मानों में बीच में प्लस था तो प्लस के अनुसार साइन आया था, यहाँ पे साइन h हो गया। ठीक है, अगला मान क्या आएगा, e के बाद आएगा f
ये हो जाएगा कोस एच K3Z स्मॉल है बेटा ये दोनों में। ठीक, ये आ गया इसका हल। इसको दे दो बेटा आप समीकरण नंबर 11 और इसको दे दो समीकरण नंबर कितना है 12। अब हमें निकालना है फाई का मान। तो देखो फाई बराबर क्या था अपने पास x, y, z या x y और तीसरा मान क्या था z। ये किसके मान थे? फाई के मान थे। ठीक है, तो अब हमारे पास x का मान भी है, y का मान भी और z का मान भी है। तो रखो बेटा x का मान जो अपने पास आया था वो था a sin k1x प्लस में b cos k1x डॉट y का मान जो अपने पास है बेटा वो क्या आएगा? y का मान बताओ। इसके y जो अपना था उस y का मान अपने पास क्या आया था बेटा? y का मान अपने पास आया था यहाँ पे c sin k2y प्लस d cos k2y और डॉट तीसरा z के लिए मान अभी निकाला हमने क्या है? e sin h k3z प्लस में f cos h k3z। बेटा ये होता है अपने पास लाप्लास समीकरण का हल हमने निकाल दिया। और ये लाप्लास समीकरण का जो हल हमने निकाला है ये किसके रूप में निकाला है? कार्तीय निर्देशांक के रूप में। बेटा एक टॉपिक अपना इस यूनिट का हो गया। अगला जो अपना टॉपिक है इस यूनिट का वो है कि हमें वो ही निकालना है। किसका हल निकालना है? लाप्लास समीकरण का हल निकालना है। लेकिन ये लाप्लास समीकरण का हल अब हमें किसके रूप में निकालना है? गोलीय निर्देश तंत्र के रूप। ये तो कार्तीय में हो गया। अगला निर्देश तंत्र हम कौन सा काम में लेंगे? गोलीय निर्देश तंत्र काम में लेंगे। बेटा ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू।